गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब हम इन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करनी है बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारा ऑलमोस्ट जो हमने वर्क फाइंड आउट के लिए किया था सेम कंसेप्ट रहेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे। उसमें हम कहीं ना कहीं ऐसे कुछ करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाए, क्योंकि वर्क जो हमने किया था वहां से पोटेंशियल तो आ ही गया था। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि वर्क में ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी आ जाए, तो वर्क चला जाएगा, सिर्फ ये दो बच जाएंगे, यानी फील्ड और पोटेंशियल एक रिलेशन आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने क्या अज्यूम किया कि एक पॉइंट को जिसपे कुछ मास है, एक पार्टिकल को जिसपे कुछ मास है स्मॉल m, उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करें और इनके बीच का डिस्टेंस अभी हमने बहुत ही स्मॉल लिया है dr, क्योंकि पहले हम बड़ा ले r, फिर उसको स्मॉल एलिमेंट ले, फिर उसको इंटीग्रेशन करें। तो क्यों बढ़ाएं, लेंथी क्यों करें? डायरेक्ट हमने ले लिया, a से b मूव कर रहे हैं और बहुत ही स्मॉल, कितना डिस्टेंस? dr डिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए वही सेम कंसेप्ट जो आपने पोटेंशियल में पढ़ा कि ये एक बॉडी है, इसका कुछ मास है, जब वो a से b जाना चाहेगी तो इसके आसपास और बहुत सारे मासेस हैं जो इसके ऊपर क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये किसी के पास नहीं जाएगा, ये इसी पाथ से मोशन करता हुआ a से कहाँ आ जाएगा? b की तरफ आ जाएगा। तो यानी कि कोई इसको अपनी तरफ खींच रहा है, फिर भी ये वहां नहीं जा रहा है, मतलब ये अपने ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा ताकि ये जो सामने वाला फोर्स लगा रहा है उसको बैलेंस कर सके। एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तभी बैलेंस होगा। वो वाला जिस फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी तो उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स लगा रहा है, ऊपर से डिस्प्लेस होता जा रहा है। मींस ये जो पार्टिकल है अपने ऊपर क्या कर रहा है? एक वर्क कर रहा है। तो वो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो वही सेम कंसेप्ट है, एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर? राइट किया हुआ, लेट अस कंसीडर टू पॉइंट्स A and B, distance dr apart in a uniform gravitational field intensity। इसको हमने एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के अंदर रखा हुआ है। Therefore, gravitational force on the particle of mass m placed at B will be, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इंटू इंटेंसिटी। हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था बच्चों, क्या था? फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स का क्या होना चाहिए? मास इंटू इंटेंसिटी। मींस कितना फोर्स लगेगा इस पार्टिकल के ऊपर? किस फोर्स से वो ग्रेविटेशनल फील्ड इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? इस फोर्स से, m इंटू आई। और इसका मतलब इतना ही फोर्स ये लगा रहा होगा अपने ऊपर मोशन करने के लिए। अभी मैंने बताया इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड कितने फोर्स से इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? एम आई। तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में अपने ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा? एम आई, ताकि बैलेंस हो जाए। और ये फोर्स हो गया और साथ के साथ वो डी आर डिस्प्लेस भी हो गया, यानी इतना इसने अपने ऊपर क्या किया होगा? वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला यानी डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी आर। अब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा। लेकिन थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों? 180 डिग्री। और क्यों होगा? वही कंसेप्ट, वो जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, आप भी ले जाना चाहते हो, लेकिन इसके एक्सेलरेशन से नहीं, आप अपने एक्सेलरेशन से। आप पढ़ना चाहते हो, है ना, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन जिस स्कूल में आपके पेरेंट्स आपको भेजेंगे आपको उसी स्कूल में जाना है। तो वो एक हो गया ना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, आपको ऐसे हाथ पकड़ के वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भले इधर हो रहा है, बट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। एंगल कितने का हो गया? 180। कोस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो आगे माइनस साइन आ गया। अब हम फोर्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं? एम आई। ठीक है, अब ये जो मास मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो गया? वर्क डन के साथ डिवाइड हो गया। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट मास किसके इक्वल होता है? आपको पता है,
पोटेंशियल के। किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल, यानी इतना उसने मूव किया मतलब अब उसको इतना पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। जैसे अब आप किसी थर्ड क्लास के बच्चे से पूछो भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता, नहीं बता पाएगा, उसने नहीं पढ़ा। और वहीं अगर आप किसी 12th पास आउट से पूछो तो वो बता देगा। क्यों? क्योंकि उसने इतना वर्क किया यहाँ तक आने में, उसने ये सब चीजें झेली हैं, अनुभव किया है, इनने उनके ऊपर फोर्स लगाया, इन सब ने, ये सारे टॉपिक मिलके तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तभी तुम इनके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो और इन पे वर्क कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डीवी। और ये डी आर भी मल्टीप्लाई है, इसे भी हम नीचे ले आए, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई बिटवीन इंटेंसिटी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, आप आगे माइनस का साइन भी लगा सकते हो, और अगर आप माइनस नहीं लेना चाहते, माइनस मतलब यहाँ पर क्यों आ रहा है? सिर्फ डायरेक्शन के लिए आ रहा है। माइनस साइन क्यों आया था? जब आपने डायरेक्शन पे ध्यान दिया कि फोर्स इधर है, डी आर इधर है, मीन्स एंगल 180 मीन्स -1। लेकिन अगर आप इस एंगल को ध्यान मत दो, डायरेक्शन का ध्यान मत दो, तो वैल्यू अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो आपको स्केलर वैल्यू लेनी है सिर्फ, तो आप इसका क्या कर दोगे? मैग्नीट्यूड। और एक बात और, जब भी हम किसी वैल्यू को डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो उसका नाम थोड़ा बदल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। जैसे यहाँ पर हमने पोटेंशियल को किससे डिवाइड किया है? डिस्टेंस से, तो ये क्या बन गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ रहे हो? तो किसी भी चीज को अगर डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो उसके लास्ट में एक वर्ड लग जाता है, दैट इज ग्रेडियंट। ये एक अलग ही फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछे व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल की क्या है यूनिट? जूल पर केजी। डिस्टेंस की क्या है? मीटर। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर मीटर। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, आपने दो फॉर्मूले, दो लॉज जो है न्यूटन के आप पढ़ चुके हो। न्यूटन ने ही ये सब स्टार्ट की थी फिजिक्स, उसके बाद और बाकी साइंटिस्ट आते गए थे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था। पहला तो वो ये बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन बाद में वो ये फॉर्मूला डिराइव करवा देता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स के बारे में बताता है, और इस फोर्स में जो मास यूज हो रहा है वो मास हमें कौन बताता है? इनर्शिया बताता है ना। जैसे हमने बोल दिया हमें एक पेन या मार्कर मूव करना है, इसका मास कम, मतलब इसका इनर्शिया भी क्या? कम। इसकी स्टेट चेंज करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, यानी ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन वही हमें एक टेबल मूव करनी है, बेड मूव करना है, फ्रिज मूव करना है, अलमीरा मूव करनी है, तो क्या है? जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा तो मतलब उनका इनर्शिया भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मीन्स वो अपनी स्टेट इतनी आसानी से चेंज हमें नहीं करने देगी। तो इनर्शिया वर्ड से हमने मास समझा था, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमने मास समझा था, और न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने फोर्स समझा था। और यहाँ पर वो कह रहा है अगर आप इस फॉर्मूले से मास फाइंड आउट करो, क्योंकि इनर्शिया में तो सिर्फ डेफिनेशन थी, फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है अगर आप इस फॉर्मूले से मास फाइंड आउट करो, ठीक है, m इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो इस मास को हम क्या कहेंगे? इनर्शियल मास। ठीक है, मास को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है इनर्शियल मास। क्या है ये? इट इज रिलेटेड टू इट्स इनर्शिया इन लीनियर मोशन एंड इट इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल मास। अब मास तो मास है, लेकिन अब ग्रेविटेशन की टर्म में हमें इसे करना है। तो ग्रेविटेशन में आपने बहुत सारे फॉर्मूले कर लिए हैं, तो मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहला जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फॉर्मूला किया वो क्या था? F इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर। अगर हम इस m को अलग कर दें, यानी मास ऑफ ए बॉडी, बाकी सब कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर दें और स्मॉल r को भी रेडियस ऑफ अर्थ ले लें, तो यहां से जो मास आएगा इसे हम उसका क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल मास। वही कितना उसका ग्रेविटेशनल मास है, यानी कितनी उस पर इंटेंसिटी लगेगी, यानी कितना उस पर वर्क लगेगा, यानी कितना उस पर
पोटेंशियल आएगा, वो सब चीजें। तो यहाँ पर जो हम इस फॉर्मूले से जो मास निकालेंगे उस मास को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल मास। तो क्या हो गया ये, इट इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी एंड इट इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम ग्रेविटेशनल मास फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनका हमें कंपैरिजन करना है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं इनमें। फर्स्ट, बोथ हैव सेम यूनिट, दोनों की यूनिट सेम, दोनों मास है तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, दोनों की यूनिट सेम। बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, दोनों में ही डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, क्वांटिटीज कौन सी होगी, इसका मतलब स्केलर। अब ये तो है नहीं कोई आपके घर में यहाँ से एंटर कर गया तो यहाँ से एंटर कर गया तो आप अलग अलग फोर्स लगाओगे, अगर आप उसे जानते नहीं हो तो आपने फोर्स सेम ही लगाना है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड है बोथ डू नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड स्टेट ऑफ द बॉडी, ये दोनों ही ना ही शेप पे डिपेंड करते हैं और ना ही स्टेट। शेप मीन्स कि वो रेक्टेंगल शेप का इंसान मतलब अज्यूम कर लो या ट्रायंगल शेप का है, शेप पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे जरूर करता है, शेप पे नहीं करता। और स्टेट मीन्स वो रेस्ट पे है या मोशन पे है, दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये साइज पे जरूर डिपेंड करता है लेकिन शेप और स्टेट के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज नियर इट। ग्रेविटेशनल मास जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा और अभी भी मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो मास है जब ये ए से बी मूव कर रहा होगा तो आसपास की जो बॉडीज है इस एरिया के अंदर वो इसको अपनी तरफ क्या कर रही होंगी, अट्रैक्ट, और ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उन पे लगा रहा होगा तब जाके मोशन कर पा रहा होगा। फोर्स लगा रहा है, मोशन कर रहा है, यानी तब जाके उसके ऊपर एक वर्क लगा होगा और पोटेंशियल आया होगा। तो यानी ये तो आसपास की बॉडी से इफेक्ट हो जाता है, बट इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स अनअफेक्टेड। इनर्शियल मास इफेक्ट नहीं होता कि अगर उसके आसपास कोई और बॉडी हो। ऐसा तो है नहीं फ्रिज के आसपास हमने एलमीरा रख दी तो फ्रिज हल्का हो जाएगा, नहीं, फ्रिज का जो मास है वो सेम रहेगा। लास्ट है बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों एक तरीके से एक दूसरे के इक्वल ही हैं क्योंकि मास ही है दोनों में, बस ग्रेविटेशनल जो है वो आसपास के मासेस से इफेक्ट हो जाता है। मान लो किसी जैसे ये एक बॉडी है इसके पास दो मासेस है, ये m1 ये m2, लेकिन m2 जो है वो m1 से बड़ा है तो हो सकता है ये इसके पास अट्रैक्ट हो जाए, इसके पास चला जाए, लेकिन इसके पास जाने के इसके चांसेस क्या है, कम। जैसे मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है अपना, लेकिन वो सन के चारों तरफ तो नहीं कर रहा है क्योंकि डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं मून के पास में अर्थ से कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए, मान लो सन ही आ जाए, ठीक है, तो फिर वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाएगा, सन के चारों तरफ, क्योंकि मास किसका ज्यादा हो गया, फिर सन का ज्यादा हो गया। अभी तो खैर डिस्टेंस भी है वो भी चेंज हो रहा है तो हम उसको नहीं देखेंगे, हम अज्यूम करते हैं मून के पास अर्थ की बजाय कोई और बड़ा प्लेनेट आ गया जिसका डिस्टेंस अर्थ और मून के डिस्टेंस से भी कम है, फिर वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाएगा, वो किसके चारों तरफ लगाएगा, उस दूसरे प्लेनेट के चारों तरफ, ठीक है। तो अब आपका ये जो ग्रेविटेशन में जो फॉर्मूले से रिलेटेड जो टॉपिक था ऑलमोस्ट कंप्लीट। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सैटेलाइट और उसके हम फॉर्मूलेज वगैरह थोड़े से करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है।